सूरज आया अपने शोक सभा के टाइम। जिंदा जी हां दोस्तों, जब यहां पर सूरज की शोक सभा चल रही थी, सभी लोग सूरज को मरा हुआ समझ लिए हुए थे और उसी टाइम सूरज अपने परिवार के बीच में आ जाता है। जिंदा और ईशा को लगा लेता है गले। ईशा जैसे ही सूरज को देखते हैं, ईशा को तो विश्वास नहीं होता है अपनी आंखों पर कि उसका सूरज उसकी आंखों के सामने खड़ा है। लेकिन जब सूरज ईशा को गले लगाता है, तब ईशा को यकीन हो जाता है कि सचमुच हमारा सूरज जिंदा है। सूरज की शोक सभा चल रही थी। चारों तरफ उदासी का माहौल था। बड़े हॉल के बीचों बीच सूरज की तस्वीर रखी थी, जिस पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। घर के सभी लोग सफेद कपड़ों में बैठे हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर एक परछाई दिखाई देती है। जैसे ही सबकी नजर वहां पड़ती है, सभी हैरान रह जाते हैं। वह ईशा थी। ईशा ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी मांग सूनी थी, चेहरे पर गहरा दुख था। उसकी आंखें रात भर रोने के कारण लाल हो चुकी थीं। जैसे ही वह अंदर आती है, घर की महिलाएं उसे गले लगा लेती हैं। ईशा सीधे सूरज की तस्वीर के सामने पहुंचती है। कांपते हाथों से वह फूल उठाती है और तस्वीर पर चढ़ा देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ईशा तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहती है कि अगर तुम सच में इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा है सूरज। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकी। उसी समय हवेली के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें कांपने लगती हैं। पूजा के लिए जलाए गए दीपक एक एक करके बुझने लगते हैं। सभी लोग डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस हवा और अफरा तफरी का फायदा उठाकर सूरज खुद हवेली में प्रवेश कर चुका था। उसने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह छुपते छुपाते हवेली के अंदर पहुंच गया। सूरज की नजर सबसे पहले ईशा पर पड़ती है। ईशा को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर किस मजबूरी ने ईशा को इतना दर्द सहने पर मजबूर कर दिया। मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी होगी। उधर आकाश भी हवेली पहुंच चुका था। वह दिखावे के लिए दुखी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी हुई खुशी सूरज साफ देख सकता था। सूरज ने तय कर लिया कि आज वह किसी भी कीमत पर आकाश के मुंह से सच निकलवा कर रहेगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद ज्यादातर लोग अपने कमरों में चले गए। हवेली के बड़े हॉल में केवल कुछ लोग ही बचे थे। आकाश भी वहां मौजूद था। तभी अचानक एक बार फिर तेज हवा चलने लगी। इस बार सूरज ने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हवा चली, सूरज ने एक पतले धागे की मदद से अपनी तस्वीर पर छड़ी हुई माला खींची और वह सीधी उड़कर आकाश के गले में जा गिरी। यह देखकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे सचमुच सूरज की आत्मा उसके सामने मौजूद हो। अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजने लगी। आकाश, आकाश, मैं लौट आया हूं। आकाश के हाथ पैर कांपने लगे। वह चिल्लाकर बोला कि कौन है वहां। आवाज फिर आई, मैं सूरज हूं, तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं। आकाश डर के मारे जमीन पर बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हवेली के लोग वहां पहुंच गए और सारी योजना अधूरी रह गई। आकाश किसी तरह खुद को संभालता है और वहां से भाग निकलता है। सूरज को बहुत गुस्सा आता है। इतनी बड़ी मेहनत के बाद भी उसे कोई सच्चाई नहीं मिल पाई थी। लेकिन उसी रात उसे एक नया सुराग मिलने वाला था। जब सभी लोग सो चुके थे, ईशा अकेली हवेली की छत पर खड़ी रो रही थी। सूरज चुपचाप दूर से उसे देख रहा था। ईशा आसमान की तरफ देखते हुए बोली कि सूरज, मुझे माफ कर देना। मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूं। मैंने कभी आकाश को अपना पति नहीं माना, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैंने सच बताया तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आकाश कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अगले दिन सूरज अपने पुराने दोस्त राघव से मिलता है। राघव पहले पुलिस विभाग में काम कर चुका था। सूरज उसे पूरी बात बताता है। राघव कहता है कि अगर सच जानना है तो हमें आकाश की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। दोनों मिलकर आकाश का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों तक उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एक रात वे देखते हैं कि आकाश शहर के बाहर
एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। सूरज और राघव भी चुपके से उसके पीछे पहुंच जाते हैं। गोदाम के अंदर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। वहां गुलाब सिंह के कुछ पुराने आदमी मौजूद थे। आकाश उनसे कह रहा था कि जल्दी तैयारी पूरी करो। इस बार ईशा की शादी किसी भी हालत में मुझसे होगी। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आकाश यह भी स्वीकार करता है कि उसने ही सूरज की मौत की झूठी खबर फैलवाई थी। उसने ही कुछ लोगों को पैसे देकर सूरज पर हमला करवाया था। हालांकि सूरज बच गया था, लेकिन आकाश को अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। सूरज यह सब सुनकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन राघव उसे रोक लेता है। वह कहता है कि अभी नहीं, हमें पूरे सबूत इकट्ठे करने होंगे। दोनों वहां की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लेते हैं। उधर आकाश शादी की तारीख घोषित कर देता है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि जल्द ही आकाश और ईशा की शादी होने वाली है। यह सुनकर ईशा अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी से सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सूरज हर पल उसके लिए लड़ रहा है। शादी का दिन आ जाता है। पूरा मंडप सजाया जाता है। मेहमानों की भीड़ जुट जाती है। आकाश दूल्हे के कपड़ों में बेहद खुश नजर आ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। ईशा भारी मन से मंडप में पहुंचती है। उसकी आंखें नम थीं। दिल बार बार सूरज को याद कर रहा था। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। आकाश ईशा के पास बैठ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले होते हैं, तभी मंडप के बाहर अचानक जोरदार आवाज सुनाई देती है। सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। वहां एक आदमी खड़ा था। चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आता है। उसे देखते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। वह सूरज था। सूरज को जिंदा देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है कि यह शादी नहीं होगी, क्योंकि ईशा आज भी मेरी पत्नी है और मेरे पास इसका सबूत भी है। इसके बाद सूरज रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देता है। आकाश की सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। उसके अपराध एक एक करके उजागर होने लगते हैं। लोग गुस्से से भर उठते हैं। गुलाब सिंह भी सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है। आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। राघव ने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। आकाश चिल्लाता रहता है, लेकिन इस बार उसकी कोई नहीं सुनता। ईशा रोते हुए सूरज के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में महीनों का दर्द और बिछड़ने की कहानी साफ दिखाई दे रही थी। सूरज धीरे से कहता है कि अब सब खत्म हो गया ईशा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे हमेशा यकीन था कि तुम लौटोगे। पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। गुलाब हवेली में पहली बार खुशी लौट आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल जाते समय आकाश एक ऐसी धमकी देकर जाता है जो आने वाले दिनों में सूरज और ईशा की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाली थी। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया सूरज, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे है। यह सुनकर सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर वह असली खिलाड़ी कौन था? क्या आकाश किसी और के इशारों पर काम कर रहा था? क्या सूरज और ईशा की जिंदगी में कोई नया दुश्मन आने वाला था? आकाश की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में उसी की चर्चा होने लगी। हर कोई यही कह रहा था कि आखिरकार सच की जीत हुई और झूठ हार गया। लेकिन जेल की गाड़ी में बैठा आकाश बार बार वही बात दोहरा रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। सूरज इस बात को हल्के में नहीं लेता। उसे महसूस होता है कि आकाश जाते जाते कोई बहुत बड़ा संकेत दे गया है। उधर ईशा भी बेचैन थी। इतने सारे तूफानों के बाद जब उनकी जिंदगी में खुशी लौटने लगी थी, तभी एक नई चिंता उनके सामने खड़ी हो गई थी। कुछ दिनों बाद सूरज और ईशा की दोबारा विधिवत शादी कराने की तैयारी शुरू होती है। पूरा परिवार खुश था। गुलाब सिंह भी अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसने पहली बार खुले दिल से सूरज को अपना बेटा माना। शादी से एक रात पहले हवेली में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग खुश थे। ईशा मुस्कुरा रही थी।
सूरज भी लंबे समय बाद सुकून महसूस कर रहा था। लेकिन उसी रात हवेली के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में बैठा एक आदमी दूरबीन से हवेली को देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, आकाश नाकाम हो गया, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। फिर उसने अपने मोबाइल में सूरज और ईशा की तस्वीर देखी और कहा, अब शुरू होगा असली खेल। अगली सुबह शादी का दिन आ जाता है। हवेली दुल्हन की तरह सज चुकी थी। ईशा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सूरज भी दूल्हे के रूप में तैयार था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही जयमाला का समय आता है, अचानक पूरे मंडप की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद बिजली वापस आती है, लेकिन बिजली आते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा वहां नहीं थी। दुल्हन गायब हो चुकी थी। पूरा मंडप हड़कंप से भर जाता है। सूरज पागलों की तरह ईशा को ढूंढने लगता है। हर कमरे में खोज की जाती है। पूरी हवेली छान मारी जाती है, लेकिन ईशा का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी सूरज को एक लिफाफा मिलता है। उसके अंदर एक फोटो और एक चिट्ठी थी। फोटो में ईशा एक कुर्सी से बंधी हुई दिखाई दे रही थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर ईशा को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने किले में आओ। पुलिस को खबर की तो ईशा की जान चली जाएगी। ये पढ़ते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह बिना किसी को बताए तुरंत पुराने किले की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर कौन है जो उनकी खुशियों का दुश्मन बन बैठा है?